इस सरकार को इस देश की कोई चिंता नहीं। ये सिविल वॉर है, जहां ऑटोमेटिक राइफल से लड़ रहे हैं, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी सिचुएशन बन गई है कि ये सरकार चाहती है कि ये समस्या चलती रहे। आज मणिपुर है तो कल को पंजाब होगा, परसों हरियाणा होगा और अगले दिन दिल्ली होगा। ये हम नहीं करने देंगे। अगर आप इस देश की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर इमारत को खोदना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस ये हिंदुस्तान की चिता, हिंदुस्तान की कब्र खुद जाएगी। ये को अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसी कोई बात इस देश में नहीं चल रही है। चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरफा व्यवहार कर रहा है। बीजेपी है तो ये सब, मोदी है तो मुमकिन, ये सब चीजें मुमकिन है, ये सब होगा। लेकर एक मिनट में तो हमारे नेपाल के साथियों का ये था, तो इसको तो जेब में रख ले। जी सर। योगेंद्र सर, मणिपुर से लेकर संभल तक जो है हिंसा का दौर चल रहा है और कहीं भी सरकार किसी को जाने नहीं दे रही। आज भी जो है संभल में किसी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे? आज इस देश में अलग अलग कोने पे जो हो रहा है उसे देख के लगता है कि इस सरकार को इस देश की कोई चिंता नहीं। मणिपुर 19 महीनों से जल रहा है। कोई साधारण झगड़ा, लड़ाई नहीं है। ये सिविल वॉर है, जहां ऑटोमेटिक राइफल से लड़ रहे हैं, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी सिचुएशन बन गई है। और 19 महीने में कोई 20 देश घूमने के बाद प्रधानमंत्री को वहां जाने का समय नहीं। वही स्थिति एक छोटे अर्थ में संभल में, दूसरे इलाकों में क्रिएट की जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ यही नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो ये डर लगता है कि इनकी चिंता है कि ये आग जलती रहनी चाहिए, कहीं ये आग बुझ ना जाए। मणिपुर में हर 2 महीने बाद लगता है कि नहीं, अब मितेई और कुकी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर रहे हैं। फिर कोई नई घटना हो जाती है। कुकी, मितेई दोनों तरफ के लोग एक बात पर सहमत हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, इनको निकाला जाए। पर उनको नहीं निकालेंगे और कुछ भी करेंगे, जिसका मतलब है कि ये सरकार चाहती है कि ये समस्या चलती रहे। ये सरकार चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। लेकिन याद रखिए, ये जो खेल है घर में आग लगा के अपनी रोटी सेंकने का, ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद होती है सर, इन सब मुद्दों को संज्ञान ले और उस पर काम करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उन चीज़ों की तमाम उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो सरकार से करनी चाहिए। सरकार के काम है। और यूँ भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसी चीज़ें जो कोर्ट को ही करनी चाहिए वो भी नहीं की हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो वो समय है कहने का कि इस देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ संविधान की बनाई हुई संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और ये सब नहीं है। इस देश का मतलब जनता है। अब जनता को, जन संगठनों को कुछ करना चाहिए। एक हिंदुस्तानी के नाते मैं तो शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि 19 महीने से मेरे देश का एक हिस्सा जल रहा है, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया। मेरे साथियों ने, भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने जितनी हमारी हैसियत है कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन पूरा देश खड़ा अगर हो जाए और कहे नहीं, तुम्हें ये नहीं करने देंगे। आज मणिपुर है तो कल को पंजाब होगा, परसों हरियाणा होगा और अगले दिन दिल्ली होगा। ये हम नहीं करने देंगे। ये करने की जरूरत है। सर, काम और रोजगार को लेकर देश में सर्वे नहीं हो रहा है, लेकिन मस्जिदों के नीचे क्या है उसको लेकर सर्वे चल रहा है। अजमेर को लेकर सर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अदालतें भी इस पर फौरी कार्रवाई कर रही हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस देश की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर इमारत को खोदना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस ये हिंदुस्तान की चिता खुद जाएगी, हिंदुस्तान की कब्र खुद जाएगी। ये करते हुए ये देश तभी बच सकता है अगर हम ये सहमति बना लें कि 15 अगस्त को जो जहां था, जो मंदिर थी वो मंदिर, जो मस्जिद था वो मस्जिद, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा, जो जैसा था 15 अगस्त 1947 को वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई है उसे सुधारिए। उससे पहले के अतीत को अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा।
और 1991 का एक्ट यही कहता है। वो कहता है कि अयोध्या वाले डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को छोड़ के, वहाँ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, उसको छोड़ के इस देश में बाकी किसी बिल्डिंग के बारे में सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं। हर रोज़ नया किस्सा उठाया जा रहा है। कहाँ रुकेगा ये? मेरी उम्मीद है कि 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, पिछले सीजेआई ने जो भी किया उसके लिए तो उनकी आत्मा उनसे कभी सवाल ज़रूर पूछेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए सीजेआई कम से कम उतना करेंगे जो इस देश के कानून के तहत है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या के जजमेंट में भी कहा था कि 91 वाला जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है, इस पे कोई सवाल नहीं लग सकता, जिसका मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश की किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोल दिया। मेरी उम्मीद है, आशा है, अपील है 12 दिसंबर को कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पे ढक्कन लगा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। क्या भाजपा के लोगों का कहना है कि सिर्फ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार होता तब आप लोग कुछ भी नहीं कहते, उस पर आप लोगों की आवाज़ नहीं उठती है? शायद वो देखते नहीं है। मेरे जैसे लोग तो पहले से भी बोलते थे, लिखते थे, हमेशा लिखते रहे हैं। जो मुझे अजीब बात लगती है वो ये, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक होने के नाते अन्याय हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ की सरकारों ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है, कोई शक नहीं। और बांग्लादेश की इस राजनीतिक उठापटक का शिकार हिंदुओं को बनाया गया है, अल्पसंख्यक होने का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। इसके बारे में हर इंसान को बोलना चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का सवाल हम यूएन में लेके जाएंगे, तो भाई हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों का क्या होगा? आप हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं चाहता हूँ यूएन जाए, मैं तो चाहता हूँ मेरे देश में उठे, मैं तो चाहता हूँ मेरी संसद में उठे, मेरे सुप्रीम कोर्ट में उठे। कैसा पाखंड है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उन पे हो रहे अन्याय की उछल उछल के बात करते हैं, और इस देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के बारे में हम चाहते हैं चुप्पी बना लें। उधर बांग्लादेश आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोही बता रहा है, इधर हम देशद्रोही बता रहे हैं। क्या पाखंड चल रहा है? सर, राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया, क्या आपको उच्च लगता कोटि है? का देशद्रोही समित पात्रा ने कहा है सर। गद्दार बोला ना। देशद्रोही कोई नई बात हो तो करें, उनका धंधा है, यही उनका काम है, इसी की उनको नौकरी मिली है। तो नौकरी चलाने के लिए कुछ लोगों को बहुत गंदे काम भी करने पड़ते हैं। सर, मणिपुर को लेकर एक सवाल मेरा है कि मणिपुर को लेकर एक सवाल है सर, कि देश ने कई सारे बड़े दंगों को देखा है, चाहे गुजरात का दंगा की बात हो, नवासी का दंगा बिहार की बात किया जाए, लेकिन देश उभरा है उस सबसे। लेकिन मणिपुर में पिछले 19 महीनों से ये चल रहा है, वहाँ पर दंगा चल रहा है, वहाँ पर देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ दंगा नहीं है, ये गृह युद्ध है। मैं वहाँ गया हूँ। देश में दंगे होते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक चीज़ हो जहाँ आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं और आपको कहा जाता हो कि वहाँ जाने से पहले दिखाओ। इस देश का कोई इलाका नहीं है जहाँ वहाँ का गवर्नर नहीं जा सकता। अभी यहाँ इबोबी सिंह बैठे थे, इबोबी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, इस वक्त जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है वो मितेई इलाके के बाहर कुकी इलाके में जा नहीं सकता। वहाँ के एमएलए इम्फाल में असेंबली में नहीं आ सकते। तो ये केवल दंगा नहीं है, ये केवल भयानक दंगा भी नहीं है, ये गृह युद्ध है जिसमें AK-47 ऑटोमेटिक राइफल चल रही हैं, ग्रेनेड चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी स्थिति है। और अगर ये गृह युद्ध नहीं है तो क्या है? और अगर इसको सुलझाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है तो कैसा राष्ट्रवाद है? किसी भी राष्ट्रवादी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस सवाल को सुलझाना। सर, आपने वहाँ विजिट भी किया है, तो रुक क्यों नहीं रहा है? लेकिन ये क्योंकि रोकना नहीं चाहते। मणिपुर में आप मितेई, कुकी, किसी से भी बात कर लीजिए, कहते हैं कि देखिए जिस दिन शुरू हुआ उस दिन किसी को अनुमान नहीं था, लेकिन 48 घंटे में रोका जा सकता था। 48 घंटे छोड़ दीजिए, 19 महीने हो गए, रोकना चाहते नहीं हैं।
और जो आदमी जिसकी तरफ दोनों पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं, बीरेंद्र सिंह, उसको हटाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल साफ साफ है कि आग जलती रहे, रोटियां सिकते रहें, काम चलता रहे। सर एक सवाल उठ रहा था कि संभल हिंसा जब हो रही थी तो उस पर तमाम लोग कह रहे थे कि यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से लेना देना है उसको। आप किस रूप में देखते हैं इन सब जो ये क्या मंशा है आखिर सरकार का इसके पीछे, ये सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद? सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है ना, तो इनकी बीजेपी की तो सारी दुकानदारी इसी काम पे चलती है कि हिंदू मुसलमान के सवाल को चलाए रखो, इनको आपस में लड़ाए रखो। देश के सामने 10 साल राज करने के बाद दिखाने को तो कुछ है नहीं कि हमने 10 साल में ये किया, तो इसलिए बस हिंदू मुसलमान का सवाल चलाए रखो। और मैं समझता हूँ कि आपने किसी ने कहा देशद्रोही गद्दार किसी के लिए बोला गया, मेरे लिए तो देशद्रोह की केवल एक ही परिभाषा है, जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करे, जो भारत माँ के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उन दोनों में दिन रात नफरत फैलाए, दिन रात उनमें झगड़ा करवाने की कोशिश करे, वो भारत का मित्र नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा देशद्रोह वही है। सर विपक्ष को क्या करना चाहिए जो चुनाव में ये कहा जाता है गड़बड़ियां हो रही इसलिए जीत रही है, आपको क्या लगता है हकीकत में क्या है, क्यों विपक्ष ने क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में काफ़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसी कोई बात इस देश में नहीं चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरफा व्यवहार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों को मैं एक राय दूंगा, ये सब है, बीजेपी है तो ये सब है, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब चीज़ें मुमकिन है, ये सब होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों में गड़बड़ी हुई है। मैंने कहा है दाल में काला है, लेकिन इससे विपक्ष की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती, इससे विपक्ष की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को जो अपना काम करना चाहिए वो तो कम से कम उन्हें करना चाहिए। रही बात झारखंड की, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि रूलिंग पार्टी जहाँ पे हरियाणा में और महाराष्ट्र दोनों में उस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, और जिस तरह के स्थानीय खेल बीजेपी की मदद से वहाँ इलेक्शन कमीशन ने करवाए वो झारखंड में संभव नहीं थे। वोटर लिस्ट में चेंज करवाना झारखंड में कैसे करवाते अगर बीजेपी चाहती तो ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में हमेशा गड़बड़ी हुई। और मैं आपको साफ बताऊं, 2019 में जब नरेंद्र मोदी जीते, बहुत लोगों ने कहा वो ईवीएम की वजह से हेराफेरी करके जीते हैं। मैंने लिख के कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी इसलिए जीते हैं कि देश की जनता ने वोट दिया है उनको। तो हर चुनाव पे मैं नहीं बोलता, लेकिन हरियाणा, पिछले साल मध्य प्रदेश और इस साल महाराष्ट्र, इनमें दाल में कुछ काला तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष अपना काम करना बंद कर दे। ये विपक्ष को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। बीजेपी की तमाम चालों की काट करने के लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। सर किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दूध, साग सब्जी, फसल जो है सब कुछ दिल्ली आ सकता है, किसान दिल्ली नहीं आ सकते। सर किसान मांग क्या रहे हैं? किसान केवल ये मांग रहे हैं कि भारत सरकार जिस एमएसपी को हर साल खुद डिक्लेयर करती है वो उनको मिल जाए। वो तो कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, कोई अनहोनी बात नहीं मांग रहे, कोई असंभव चीज़ नहीं मांग रहे, और कह रहे हैं कि इतने साल से आप वायदा करके वादा खिलाफी करते रहे हैं, इसलिए इस बार आप हमें ये लिख के दे दो, ये कानून बना दो, बस इतनी बात मांग रहे हैं। इसके लिए दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली नहीं आए जाएँ तो कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद जाएंगे क्या? वो ढाका जाएंगे क्या? दिल्ली तो आएंगे। सरकार कहती है ट्रैक्टर पे नहीं आ सकते, वो कहते हैं ठीक है पैदल आ जाते हैं, पैदल भी नहीं आ सकते। ग्रेटर नोएडा के किसान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि 2013 में इस देश की संसद ने भूमि के अधिग्रहण का जो कानून बनाया था वो कानून लागू हो जाए। तो कोई अनूठी बात वो नहीं मान रहे, अनहोनी बात कोई वो नहीं मांग रहे, वो लागू नहीं हो रहा। तो क्या करे किसान, कहाँ जाए? इस देश में किसान का वजूद है भी क्या नहीं है, ये सवाल आज किसान पूछता है। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं जय जवान जय किसान, हमेशा लाल किले की प्राचीर से। वो हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। अगर उनकी कही बातों का 1% भी सच होता तो ये देश कितना अच्छा हो जाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।